तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत ज्यादा नजदीक है और ऐसे में क्लास 12 की फिजिक्स विषय की तैयारी के लिए आप सभी लोगों को 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अभी तक मैंने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को कवर किया है। आज की जो क्लास है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष क्लास है, क्योंकि अभी जब मैंने पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर को लिया था, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व कराया, तो वहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छूट गए थे। आज हम अपने जब विद्यालय गए तो विद्यालय के जो बच्चे थे उन्होंने वो भी क्लास देखते हैं ना, तो उन्होंने 2 क्लासें देखने के बाद हमसे कम से कम 5 प्रश्नों को पूछा है। मतलब पूछा तो 2-3 प्रश्नों को था, 1-2 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं कि हाँ ऐसे प्रश्नों को भी मुझे बताना चाहिए था। विद्यार्थियों का ये कमेंट था, ये प्रश्न था कि सर जी जो है इन प्रश्नों की क्लास भी हम लोगों को दे दी जाए, अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिल जाए। मैं कहा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज की इस क्लास में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के टॉप 5 न्यूमेरिकल बच्चों द्वारा पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को वो 5 न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, बाकी जो पहले और दूसरे चैप्टर के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। चलिए देख लेते हैं 5 न्यूमेरिकल कि कौन से प्रश्न जो है आज की इस क्लास में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न विद्यार्थियों ने हमसे क्या पूछा था, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। हालांकि 1-2 प्रश्न मेरे द्वारा ऐड किए गए हैं, जैसे पहला प्रश्न मेरे द्वारा ही बिल्कुल ऐड किया गया है। जब बच्चे ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं सोचा इसको भी ले लिया जाए। देखिए पहला प्रश्न ये है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम क्या है। ये तो सबको जानता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कोई गॉसियन पृष्ठ है, उसके अंदर अगर आवेश क्यों उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आगे इस नियम का उपयोग करना है आपको और उपयोग करते हुए एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ये आप लोगों को डेरिवेशन कराया जा चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल है उसको ध्यान देना है। S1 तथा S2 2 संकेंद्री खोखले गोलों के भीतर क्रमशः कैपिटल Q तथा कैपिटल 3Q आवेश रखे हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि S1 तथा S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो S1 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न मुझे लगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया था। देखिए इसमें आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है और मैंने लिख दिया चैप्टर 1 और 2 के टॉप 5 न्यूमेरिकल। यह बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। ये जो चित्र आपके सामने बना है ध्यान से समझिएगा, 2 संकेंद्री गोले हैं आपके सामने। यहां पर आपका प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इसको S1 गोला बोला गया है, और दूसरा जो गोला है वो S2 है और इसके अंदर आवेश जो उपस्थित है वो 3Q उपस्थित है। अब पहला प्रश्न है कि S1 और S2 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, पहले गोले से और दूसरे गोले से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स है उसका रेशियो निकालना है। तो मैं आपको बता दूं जो φ1 आप निकालेंगे तो φ बराबर चूंकि Q/ε0 होता है, तो पहले गोले से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो Q/ कितना हो जाएगा ε0, क्योंकि पहले गोले के अंदर आवेश कितना उपस्थित है Q, तथा दूसरे गोले से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, आप दूसरे गोला जब लेंगे तो दूसरे गोले में ये Q आवेश और ये 3Q आवेश दोनों आवेश आएंगे ना, तो जो कुल आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4Q आवेश हो जाएगा, और बटे भी कितना हो जाएगा ε0, क्योंकि गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि समीकरण 1/2 आप ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निकालना है φ1/2 φ2। φ1 की वैल्यू जो है वो आपकी है Q/ε0 और φ2 की वैल्यू जो है वो आपकी है 4Q/ε0। ε0 से ε0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये आपका रेशियो आ जाएगा 1:4। मतलब φ1:φ2 S1 और S2 से संबद्ध जो फ्लक्स होंगे उनका जो अनुपात होगा वो 1:4 का होगा। तो ये पहले प्रश्न का आपका आंसर हो गया। बताइए पहला प्रश्न बढ़िया था कि नहीं। अभी देखिए इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं, दूसरा जो है और ज्यादा अच्छा पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो S1 से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। तो S1 के अंदर अगर हम 3 परावैद्युतांक का पदार्थ रख देंगे तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी वो ε0 K के बराबर हो जाएगी, अर्थात 3K के बराबर हो जाएगी। K की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 ε0 के बराबर हो जाएगी। अर्थात तो जो इस S1 से
संबद्ध जो फ्लक्स होगा, संबद्ध जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका फ्लक्स आपका हो जाएगा S1 से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स Φ1 हो जाएगा। वो इस स्थिति में उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो आवेश कितना हो गया Q, और अपान में कितना हो जाएगा, चूंकि के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ रख दिया है जिसका परावैद्युतांक कितना 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। इस स्थिति में जो फ्लक्स आएगा वो Q अपान में कितना हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो 1/2 गुणे इसको Φ1 डैश बोल दीजिए, और ये आप कर दीजिए Φ1, क्योंकि Q अपान एप्सिलॉन नॉट Φ1 की वैल्यू ही थी। अर्थात जो पहले फ्लक्स था, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया था, तब जो फ्लक्स था उसका 1/3 गुना हो जाएगा। इस स्थिति में फ्लक्स जब हम परावैद्युत पदार्थ रखेंगे जिसका परावैद्युतांक 3 हो। ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, तो मैंने इस प्रश्न को मतलब दोनों पार्टों को मैंने सॉल्व कराया, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ऐसा प्रश्न जरूर अच्छा लगा होगा। ये मैंने सारे आंसर पेपर जो मतलब पलटे तो उसमें मुझे ये वाला प्रश्न मिला था, मैं इसे ढूंढ ही रहा था। पिछले साल मैंने इसे जो है क्लास में सॉल्व कराया था, इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न लिया है ये मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा था, बढ़िया प्रश्न है, पिछली बार मैंने इसे भी लिया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास का जो हमारा दूसरा मैंने प्रश्न उठाया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हालांकि इस जैसा थोड़ा थोड़ा मैंने प्रश्न लिया था, वेक्टर ई की वैल्यू आपको दी गई है 1.2 आई कैप, है ना, और प्लस का आपको दिया गया है 1.6 जे कैप, 1.6 जे कैप। ये वेक्टर ई की वैल्यू दी गई है न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक आपको दिया गया है प्रश्न में, और बोला गया है कि वाईजेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालिए। तो सबसे पहले यहां पर आप एक्स वाई और जेड 3 तल बनाइए। भाई ये आपका तल जो होता है एक्स तल होता है, ये आपका वाई तल होता है, और ये आपका जेड तल होता है। प्रश्न में ये कहा गया है कि वाई जेड तल के समांतर, वाई और जेड तल के समांतर एक आयताकार क्या है आपके पास, एक आयताकार जो है पृष्ठ है। तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो भी आप आयताकार पृष्ठ बनाएंगे, जो भी आप आयताकार पृष्ठ बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इसे बना लेते हैं, जो भी आप आयताकार पृष्ठ बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो कुछ ऐसा हो, और यार कुछ गड़बड़ कर रहा है, जो आयताकार पृष्ठ होगा उसको थोड़ा सा आपके सामने हम बना दे रहे हैं, कैसा आयताकार पृष्ठ होगा इसको रब कर देते हैं। देखिए, जो आयताकार आप पृष्ठ बनाएंगे, एक आयताकार पृष्ठ ऐसे मान लीजिए मैंने बना दिया, लेकिन मेरी बात को ध्यान समझिए कि क्योंकि ये 3D है, तो आयताकार पृष्ठ जो है वाई और जेड तल के समांतर है। समांतर का मतलब है ये वाली लाइन ऐसे है और ये वाली जो लाइन है ये ऐसे है, तब जाकर के वाई जेड तल के समांतर होगा। अच्छा, जब ये वाई जेड तल के समांतर होगा तो इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, ये जो आपने आयताकार तल रखा है, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा हो जाएगी वो एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगी, और एक्स अक्ष पर जो सदिश लिया जाता है वो कौन से लिया जाता है, आई कैप लिया जाता है। तो आपको यहां पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की वैल्यू लेना पड़ेगा वो 0.2 आपको मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया ही था, लेकिन आपको ये देखना था कि जो आपने आयताकार पृष्ठ लिया है वो आयताकार पृष्ठ किसके समांतर, तो आप कहेंगे वाई जेड तल के समांतर है। मतलब एक इसका एक जो डायमेंशन, मतलब एक बीमा जो होगी वाई तल पर होगी और दूसरी होगी जेड तल पर, तो ये आप ऐसे रखेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे रखना है, कुछ ले लेते हैं आपके सामने, है ना। चलिए दूसरा डस्टर ही ले लेते हैं, इसको थोड़ा आयताकार मान लीजिएगा आप सभी लोग। ये आयत है ना, तो ये जो आयत है वो कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे। ये जब ये ऐसे होगा तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है, थोड़ा सा स्याही वगैरह निकल जाती है। हाँ, प्रश्न में कह रहा है कि जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा मैं बता रहा हूं वो आपकी एक्स अक्ष की दिशा में होगी, और एक्स अक्ष की दिशा में जो हम एकांक लंबकोणिक सदिश लेते हैं वो आई लेते हैं, और वाई अक्ष की दिशा में एकांक लंबकोणिक सदिश जे कैप लेते हैं, और इसके के कैप लेते हैं। तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा चूंकि एक्स अक्ष की दिशा में है, इसलिए यहां पर जब हम वेक्टर ए की वैल्यू लिखेंगे तो 0.2 आई कैप और फिर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। चूंकि वेक्टर ई की वैल्यू भी आई जे के पदों में दी थी, इसलिए हमको यहाँ पर ये चीज फाइंड करनी थी कि जो वेक्टर मतलब क्षेत्रफल है वो किस दिशा में दिष्ट है, उसके साथ एकांक लंबकोणिक सदिश क्या होगा। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि आपको निकालना क्या है, थोड़ा सा इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। हाँ, इसमें आपसे पूछा गया था, देखिए ध्यान से, इसमें आपसे ये पूछा गया था
कि आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालिए। तो फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स फाई ई बराबर आप लोगों को पता है वेक्टर ई डॉट कितना होता है वेक्टर ए। भाई गुणा करना हो गया आसान, बस यही चीज आपको समझना था। तो ई और ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे, कल मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर आई कैप है तो आई का आई के कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आई का जे कैप के साथ करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो देखिए 1.2 12 और 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप डॉट प्रोडक्ट 0.2 आई कैप। जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर 1.2 का गुणा 2 से करोगे तो 12 दूना होता है 24, 1 अंक आगे इसमें, 1 अंक आगे इसमें, 2 अंक आगे लग जाएगा 0.24 और आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा। ठीक, बाकी जे का आई के साथ शून्य हो जाएगा। फ्लक्स यहां पर आपका आ जाएगा 0.24 है ना, और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बढ़िया प्रश्न था आप सभी लोगों के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में जरूर आया होगा और अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न लिया है वो भी मैंने बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न लिया है। और मैंने ही क्या लिया, मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, स्क्रीनशॉट लेना। लीजिए, इसी टाइप का प्रश्न है अगला वाला। देखिए भाई, अगला वाला प्रश्न भी विद्यार्थियों ने कैसा प्रश्न हमसे पूछा है, कैसे कैसे प्रश्न विद्यार्थियों के मन में रहते हैं। हमने सोचा आप लोग सामने तो नहीं हो, लेकिन कम से कम आप लोगों के समक्ष, आपके ही समकक्ष जो विद्यार्थी उनके मन में ऐसे कैसे प्रश्न चल रहे हैं उनको जरूर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, चलिए भाई। तो जो अगला प्रश्न है इसमें यह चीज कही जा रही है कि क्यों आवेश कैपिटल क्यू को स्मॉल आर और तथा कैपिटल आर त्रिज्याओं के दो संकेंद्री खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर हों। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मेरी बात को समझिए, दो संकेंद्री गोले की बात की गई है। एक संकेंद्री गोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और इस पर एक समान रूप से आवेश क्यू को वितरित किया गया है, लेकिन इसी पर नहीं वितरित किया गया, प्लस क्यू आवेश को दो संकेंद्री गोलों पर वितरित किया गया, इसके ऊपर भी आवेश वितरित किया गया। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे ये कह दूं ये दो संकेंद्री गोले हैं, एक स्मॉल आर त्रिज्या का है और एक कैपिटल आर त्रिज्या का है, ऐसा प्रश्न कहता है। और इन दोनों संकेंद्री गोलों पर पहले गोले पर अगर आपको Q1 आवेश वितरित किया गया है, दूसरे गोले पर मान लीजिए Q2 आवेश वितरित किया गया है, तो प्रश्नानुसार बात क्या कही जा रही, प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि पहली बात तो दोनों के पृष्ठ घनत्व तो बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात आपसे प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों गोलों पर जो आवेश कुल है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। हालांकि कैपिटल क्यू दिया है, आप चाहे तो कैपिटल क्यू यहां लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार अगर आपको कार्य करना है तो आपको यह बताना है कि इसका जो केंद्र O है, इस केंद्र O पर दोनों के कारण जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो कितना होगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सिग्मा बराबर होता है Q अपान में A जहां होता है क्षेत्रफल, और Q जो होता है, देखिए सिग्मा 1 मतलब पहले गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा Q1 अपान में, गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और ये आपका हो जाएगा Q2 अपान में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 बटे में Q2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आप Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर और इनटू में Q2 हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, उभयनिष्ठ विभव निकालना था, तो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक क्या होता है, V बराबर 1/4 Q1 अपान R, ये तो होता ना। तो देखिए पहले गोले पर जब आवेश पता होगा तभी तो आप लगा पाएंगे Q1 की वैल्यू। तो Q1 और Q2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए आप। Q1 की वैल्यू यहाँ पर रखिए, जब Q1 का मान रखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में Q2 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q। जब Q2 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर बराबर Q। आप Q2 की वैल्यू निकालोगे कैपिटल आर स्क्वायर इनटू में Q, मतलब ये इधर से उधर चला जाएगा, बटे में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। एक आवेश की वैल्यू आ गई, मतलब दूसरे गोले पर जितना आवेश वितरित उसकी वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए, Q1 चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q था, तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए Q से हमको घटाना पड़ेगा Q2 को, और Q2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे Q आर स्क्वायर बटे में
स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो वैल्यू है। अब देखिए Q1 बराबर क्यू आप ले लेंगे कॉमन, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। हमारा टारगेट था पहले Q1 और Q2 की वैल्यू निकालना, जो कि हम प्राप्त कर चुके हैं। नाउ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उभयनिष्ठ विभव। क्या चाहिए भाई, उभयनिष्ठ विभव। बहुत ही मस्त प्रश्न है। तो विभव तो दोनों के कारण आएगा, पहले ही इस गोले के कारण V1 नाम दे देंगे और बड़े वाले गोले के कारण इसको V2 नाम दे देंगे, ठीक है। तो V बराबर V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में पहले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, इसके कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग ले लेंगे कॉमन। और Q1 की अगर बात करें तो देखिए ये आपका Q1 की वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर क्यू, रखिए भाई आर स्क्वायर कैपिटल क्यू, ध्यान दीजिएगा, ठीक। Q1 की वैल्यू रख रहे हैं बटे में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे आपका पहले से एक आर है, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। कैलकुलेटिव है भैया थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम 2024 में ही पूछा गया है, ठीक। अच्छा इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा Q2 है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिया। Q2 की वैल्यू है कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है खुद देखिए ना, Q1 की वैल्यू आई है। अरे ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है, मैंने उल्टा कर दिया क्या, Q1 की वैल्यू रखना था हमको कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, देखो मैंने गलती कर दिया है ना, और बटे में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और बटे में ये आ रहा था ही, यहां पर हमको कैपिटल आर स्क्वायर रखना, बस यही गड़बड़ी हो गई। और बटे में कितना है भाई कैपिटल आर, आप काटना चाहो तो एक आर से एक आर यहाँ, एक कैपिटल आर से कैपिटल आर यहाँ पर काट सकते हैं। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप कॉमन लेना चाहे तो 1 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा दोनों में बटे में, और ऊपर से आपका क्यू कॉमन मिल जाएगा। ये आपका यहाँ बचेगा एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, और ये जो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। चाहो तो थोड़ा और हल कर सकते हो, नहीं इतना ही काफी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा करके थोड़ा और भी सॉल्व किया जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके आप लगा सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी मैं रखता हूं आप लोगों के लिए, इतना बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 5 न्यूमेरिकल में से हमारा तीसरा प्रश्न था। अभी मुझे 2 प्रश्न आपको और बताने हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। एक घन वाला रह गया था, वैसे तो घन वाले सभी विद्यार्थी जानते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब है, इसमें घन बोला नहीं गया है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रश्न है, ठीक है। विद्यार्थी ने हमसे पूछा तो मुझे अच्छा लगा, पिछले साल भी मैंने इसे सॉल्व कराया था, तो हमने सोचा कि बता देते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु आवेश, देखिए ऐसे जो है 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु आवेश 10 माइक्रो कूलाम का एक वर्ग से, जिसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वर्ग से होकर जाने वाला आपको फ्लक्स निकालना है। वर्ग से होकर जाने वाला मतलब इस, मैं आपको अच्छे बताता हूं, जो आपका घन बनता है, एक काल्पनिक कीजिए घन है हमारे पास, घन में टोटल 6 फलके होती हैं और 6 फलके एक वर्ग ही होते हैं। ठीक है, तो 6 फलकों में से एक फलक से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की ही तो बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के बात तो वही हो रही ना। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। भाई अगर हमको फ्लक्स निकालना तो उसके लिए हमको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की रचना करनी, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। और बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये जो आपका वर्ग है वो एक घन का ही हो सकता है, और घन से गुजरने वाला कुल जो फ्लक्स होता है वो आपका होता है Q/में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमको
घन की एक फ्लक्स से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना हो तो हमको 1/6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 6 फलकें होती हैं। 6 फलकों में से एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना तो 1/6 से गुणा कर देंगे। 2 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा तो 2/6 से गुणा कर देंगे कुल फ्लक्स में। तो फाई ई बराबर आवेश कुल कितना है, तो आप कहेंगे 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का मतलब 10 की घात -6 बटे में 6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12। सॉल्व करना आपका कार्य है, मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक, आप इसे आराम से सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटाइए, रखिए, सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक, आंसर अगर आपको लगता है तो मैं बता सकता हूं, आंसर आएगा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपका तेज होगा, बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा होगा। अब 5वें प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, और 5वां प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। 5वां प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया है, और इस प्रश्न से आप सभी लोगों को कम से कम 2-3 प्रश्न आपके लग जाएंगे। ये आपको प्रश्न कहीं पर मतलब वहां पर नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया, चलिए भाई देखते हैं। ये जो प्रश्न मैंने लिया है ये आपकी किताब से मैंने उठाया है, और बच्चे लोगों का प्रश्न था कि सर ऐसा प्रश्न भी एक टाइप का बता दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसमें कहा गया कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलम और -10 गुणे 10 की घात -19 कूलम के एक आवेश को परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है, इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। भाई बैलेंस की अवस्था में मैंने बल वाला तो बता दिया था, ठीक है, लेकिन अगर 2 आवेश हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 आवेश, एक आवेश यहां पर है जिसकी वैल्यू 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलम है, ठीक, और एक बिंदु आवेश यहां पर है बी पॉइंट पर जिसकी वैल्यू -10 गुणे 10 की घात -19 कूलम है। इनको मिलाने वाली रेखा ये एक दूसरे से परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा या इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब इन दोनों बिंदुओं से गुजरती रेखा तो ऐसे भी पूरी जा सकती है ना, बहुत दूर तक जा सकती है। इस पूरी रेखा पर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मैंने आप लोगों को जब कुमार मित्तल बुक के 40 न्यूमेरिकल की सीरीज एक साथ मैंने प्रोवाइड की थी 4 क्लासों में, तो मैंने बताया था कि जब 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों और दोनों आवेश की जो प्रकृति हो वो सजाती हो, मतलब सेम प्रकृति के हो, तो उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर इस और इस पॉइंट के कहीं बीच में कोई एक बिंदु होगा जिसको आप मान सकते हो किसी आवेश से x दूरी पर ऐसा पॉइंट है जहां पर परिणामी तीव्रता 0 होगी। बल में भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 आवेश हैं आपके पास, देख सकते हैं यहां पर, और दोनों आवेशों में से प्रकृति जो है दोनों की वो अलग अलग है, सेम प्रकृति नहीं है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं ये प्लस और ये माइनस, दोनों की प्रकृति अगर सेम नहीं है तो दोनों आवेशों में से जिस आवेश का परिमाण कम होता है उसकी ओर आपको मानना पड़ता है x दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो इसका परिमाण 10, इसका परिमाण 6.66 आएगा, तो इसका परिमाण कम है, और जिसका परिमाण कम होगा उससे बाहर की ओर x दूरी पर आपको एक पॉइंट मानना पड़ेगा। मान लीजिए पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब इसके कारण हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो ये चूंकि धनात्मक है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर होती है, तो A के कारण जो तीव्रता आएगी, ध्यान दीजिएगा, जो A के कारण तीव्रता आएगी, A के कारण तीव्रता आएगी, इसको बोलेंगे हम E1। ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि वैल्यू कितनी 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलम बटे में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, दूरी का स्क्वायर होता है यहाँ पर। अच्छा, इसकी जो दिशा होगी वो P की ओर होगी, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से बाहर की ओर होती है, तो इसकी जो तीव्रता होगी E1 की वैल्यू वो ऐसे होगी। और जब हम निकालेंगे B के कारण तीव्रता, इसको E2 नाम दे देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है, आप कहेंगे 10 गुणे 10 की घात -19 कूलम, प्रकृति नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है आपको, क्योंकि दिशा आप लिख रहे हैं यहाँ पर। अब जब P बिंदु पर इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई धन आवेश से ऋण आवेश की ओर या धन आवेश से बाहर की ओर, तो अगर P पर तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो ऋण आवेश की ओर होगी ना दिशा, तो E2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी उधर की ओर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी
ये दूरी आपकी हो जाएगी 0.04 प्लस एक्स इसका स्क्वायर। नाउ प्रश्नानुसार परिणामी तीव्रता ई बराबर, चूंकि दोनों तीव्रताएं विपरीत हैं तो दोनों तीव्रताओं के अंतर से परिणामी तीव्रता मिलेगी। और ये पॉइंट ऐसा था जहां पर मैंने कहा था कि परिणामी तीव्रता शून्य है। बराबर ये हो जाएगा E1 माइनस E2। तो E1 बराबर इसको E2 लिखा जा सकता है। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 20/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे में एक्स स्क्वायर। और E2 की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम बटे में 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 19 वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो भी आप काट सकते हैं, ये 2/3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आसानी से बनाए दे रहा हूं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट, ये स्क्वायर जब इधर आएगा अंडर रूट लग जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.04 प्लस एक्स। ठीक, अब एक चीज बताइए, √2 का मान सभी को पता है, √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान 1.7321 है ना, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा x, 1/0.04 प्लस एक्स। गुणा कर लीजिए, इधर इधर का गुणा जब आप करेंगे तो ये 1.414 का गुणा 0.04 से भी हो जाएगा प्लस x का गुणा 1.414 से भी हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इधर से करेंगे 1.732x। x वाले एक तरफ कर लीजिए, 1.414 गुणे 0.04 हो जाएगा, और उधर जब x वाला इधर लेकर आएंगे, x कॉमन लेंगे आप, तो ये आपका 1.732 से आपका घटेगा 1.414, घटा लीजिएगा भैया, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। ठीक, और x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1.414 गुणे में 0.04 बटे में इसका गुणा होगा, नीचे आ जाएगा 1.732 से 1.414 घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा पॉइंट, हम घटा रहे हैं 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, 318.318 बचेगा। भैया इस पॉइंट को आप हटाइए, इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो पीछे 2 जीरो पड़ जाएंगे, केवल भाग करना है, भाग करेंगे 0.178 मीटर की दूरी आ जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, अर्थात ये जो दूरी होगी, जो मैंने ये माना है, ये वाला जो आवेश है, इस आवेश से जो जिस दूरी पर हमने माना है कि परिणामी तीव्रता शून्य होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हो सकता है ना दिख रहा हो तो मैं दिखा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ओके, कैलकुलेशन देखना चाहिए। ठीक है, जो दूरी होगी वो आपकी कितनी होगी, 0.178 मीटर की दूरी होगी, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी शून्य होगी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था और ये सब प्रश्न मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा आज की क्लास में चलिए क्यों ना इसे ही सॉल्व करा दिया जाए। इस तरीके से पहले दूसरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हमारे समझ से, मेरी नजरों में कोई इंपॉर्टेंट अब नहीं बचा है, सारे लगभग हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।